टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयाग को यज्ञ और तपस्या की भूमि कहा जाता है। ये हमेशा से देवों, ऋषि, मुनियों के यज्ञ के लिए सर्वोत्तम स्थान रहा है। दारागंज के पूर्वी हिस्से पर गंगा के किनारे पर दशाश्वमेध मंदिर स्थित है। इस पवित्र स्थल को ब्रह्मा जी का शाश्वत स्थान बताया गया है। पुराणों में वर्णित है यहाँ दशाश्वमेधेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, जिनमें से एक ब्रह्मेश्वर महादेव है और दूसरा दशाश्वमेध महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार औरंगजेब ने इन शिवलिंगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने तलवार से वार किया तो शिवलिंग से खून और दूध निकलने लगा, जिससे वह डरकर भाग गया। दारागंज के पूर्वी हिस्से पर गंगा के किनारे पर स्थित ब्रह्मकुंड, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था। पुराणों में वर्णित है यहाँ पर 2 शिवलिंग स्थित है। एक शिवलिंग को ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, इसलिए इसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और दूसरा दशाश्वमेध महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ घाट पर जल कभी सूखता नहीं है। सावन का पहला सोमवार है और इस समय हम खड़े हैं दशाश्वमेध महादेव मंदिर में। आपको बता दें, संगम तट से चंद कदम की दूरी पर दशाश्वमेध मंदिर है, जो कि दशाश्वमेध घाट के पास है। और यहाँ पर आज सावन के पहले सोमवार पर भोले के भक्तों की भीड़ लगी है। भोले बाबा के चाहने वाले पहुंचे हैं। कहा जाता है विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी की 2 पिंडियां हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग भी, हम उनसे बात कर लेंगे। बताइए, आप लोग आज आए दशाश्वमेध मंदिर में, किस तरह से पूजा अर्चना की, क्या हम लोग गंगा नहाए और ये हम लोग का दशाश्वमेध घाट मुख्य घाट है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ औरंगजेब ने एक जैसे शिवलिंग पर प्रहार किया तो दूसरी अपने आप प्रकट हो गई थी। इसका बड़ा महत्व है और काशी विश्वनाथ में जो जल चढ़ता है इसी घाट से, दशाश्वमेध घाट से ही चढ़ता है। तो ये यहाँ का मुख्य घाट है, यहीं पे हम लोग स्नान करते हैं और शिव जी की पूजा पाठ किए। तो सावन का पहला सोमवार आज वो भोले बाबा की पूजा आराधना की, कैसा लग रहा है, क्या? बहुत अच्छा, भोले बाबा की कृपा है कि इतने बारिश के बावजूद भी हम लोग, जल का स्तर बढ़ रहा है, फिर भी लोग श्रद्धा से आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं नहा। तो और लोग बात करें, कितना उत्साह है भोले बाबा की पूजा अर्चना आज आप लोग ने की है, क्या भी भोले बाबा की पूजा बहुत श्रद्धा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और ये शंकर जी भोले बाबा पाने के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत प्रयास करें, तब मिलते हैं। ये देखिए, भोले बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लंबी कतारें हैं। आपको दिखा रहे हैं कि प्राचीन मंदिर है भोले बाबा का, जहां पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों शिवलिंग जो है भोले बाबा की पिंडियां हैं, उस पर पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही ऐसे में विशेष महत्व भी है इस मंदिर का। और मंदिर के जो हमारे साथ मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, मंदिर है, किस तरह से भोले बाबा की मंदिर की मान्यता है, क्या कुछ खास है? मान्यता ये है कि यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित थे और प्रयाग में ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, तो दशा ब्रह्मेश्वर महादेव जी की स्थापना किया था। ब्रह्मेश्वर महादेव इधर जो है स्वयं दशाश्वमेध महादेव, जिनको औरंगजेब ने तलवार से वार किया था। बीच मूर्ति कट गई है, उनमें 2 खून दोनों निकला था। यहाँ पर सावन मास में, अधिक मास में, 12 मास लोग जल चढ़ाने पूजा करने आते हैं। जो जो अपना मन्नत मानते हैं उनका सारा कार्य पूर्ण होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था और स्थापित किया था, ऐसा यहाँ के मुख्य पुजारी उनका कहना है। और साथ ही ऐसे में यहाँ पर मंदिर में भक्तों की भीड़ है। ओम नमः शिवाय के घोष के साथ लगातार यहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भक्ति भाव है लोगों में है। सुबह से ही वो मंदिर में पहुंचे हैं ब्रह्म मुहूर्त के बाद से और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोले बाबा से अपनी कामना पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज द्वारा आज पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पैडल फॉर द प्लेनेट नामक एक भव्य और प्रेरक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य एकता और कर्म की भावना के माध्यम से एक हरित और स्वस्थ ग्रह का संदेश फैलाना था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिगेडियर नवाब अली खान सेना मेडल डिप्टी जीओसी मुख्यालय 4 इन्फेंट्री डिवीजन अध्यक्ष आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज ने किया, जिनकी उपस्थिति और प्रेरक शब्दों ने सभी प्रतिभागियों को ऊर्जावान बना दिया।
इस रैली में प्रतिष्ठित संस्थानों आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट, आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट, डीपी पब्लिक स्कूल, एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम और केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट की उत्साही भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम का समापन ब्रिगेडियर नवाब अली खान सेना मेडल डिप्टी जीओसी मुख्यालय 4 इन्फेंट्री डिवीजन अध्यक्ष आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज के प्रशंसात्मक भाषण के साथ हुआ, जहां उन्होंने इस तरह के प्रभावशाली आयोजन को सफल बनाने के लिए छात्रों और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानाचार्य श्रीमती नीरजा अशोक ने पैदल फॉर द प्लेनेट को एक यादगार और सार्थक सफलता बनाने के लिए सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगी टीमों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली का समापन बालवाटिका की प्रधानाध्यापिका श्रीमती हेमलता कदम द्वारा एक प्रेरक शपथ के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने छात्रों और कर्मचारियों को पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने और एक हरित कल के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आज पर्यावरण को लेकर साइकिल रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य था? आज हमारे स्कूल ने पर्यावरण रैली निकाली, जिसका मेन फोकस ये था कि वी हैव टू सेव फ्यूल, सेव एनवायरनमेंट एंड सेव ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें, हो सके तो पेट्रोल भी बचाएं, तभी हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट सोच सकते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरजा अशोक, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट। क्या उद्देश्य था आज की साइकिल रैली का? देखिए, पर्यावरण संरक्षण का ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जो कार्बन उत्सर्जन की जो कमी है, संपोषित विकास या सतत विकास, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि आज इस वैश्वीकरण के दौर में, इस चकाचौंध में हम कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को हम भूलते जा रहे हैं। तो ये एक जागरूकता रैली है। वापस अपने मूल अवस्था पर आएं, आप प्रकृति से आप प्रेम करें, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उसका भुगतान करे। मैं सत्यम उपाध्याय, परास्नातक शिक्षक राजनीति विज्ञान, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रॉयल चैम्बर्स बेंगलुरु के क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पीड़िता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार व पीड़िता से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। दयाल पर पीड़िता ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज कर शादी का झूठा वायदा कर लगातार 5 वर्ष तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने यश दयाल की याचिका पर दिया है। याचिका में यश दयाल के खिलाफ गत 6 जुलाई को दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। याची की तरफ से बहस की गई कि किसी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध का दोषी केवल तभी माना जा सकता है जब ये स्थापित हो जाए कि उसने किसी महिला से शादी करने का झूठा वायदा किसी इरादे को पूरा करने के लिए किया था। एफआईआर के अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता पिछले 5 वर्षों से याची के साथ शारीरिक संबंध में थी। उसने बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी और जैसे ही याची का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ, ये प्राथमिकी गलत इरादे से और मनमानी मांगों को पूरा करने के लिए दर्ज करा दी गई। याची ने संबंध के 5 वर्षों के दौरान शिकायतकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वित्तीय लेनदेन को कोर्ट के समक्ष अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याची ने शिकायतकर्ता से कभी भी कोई झूठा वादा नहीं किया था। इसके अलावा एफआईआर में लगाए गए आरोप यह नहीं बताते हैं कि याची ने शिकायतकर्ता के साथ छलपूर्ण साधनों से यौन संबंध बनाए हैं। धारा 69 की व्याख्या छलपूर्ण साधनों को परिभाषित करते हुए ये बताती है कि इसमें रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, प्रेरणा या विवाह के बाद पहचान को दबाने के लिए किसी भी अन्य बात को शामिल किया जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया है कि याची उसका शारीरिक रूप से शोषण कर रहा था और पिछले 5 वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा था। याची ने शिकायतकर्ता को विवाह के बहाने अपने परिवार से भी मिलवाया था। याची द्वारा शिकायतकर्ता को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ने का तरीका ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह विवाह का झूठा वादा कर रहा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच संबंध 5 वर्षों तक जारी रहा। इस स्तर पर यह निर्धारित करना मुश्किल है कि विवाह का कोई वादा था या यदि कोई ऐसा वादा था तो ये शुरू से ही यौन सहमति प्राप्त करने के इरादे से झूठा था। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से याचिका पर जवाब मांगा है। इंदिरापुरम थाने में गाजियाबाद के, उसको लेकर वे हाईकोर्ट आए थे। उन पर महिला ने जो आरोप लगाए थे उत्पीड़न के, किस तरह से कोर्ट ने राहत दी है, कोर्ट ने क्या कहा है और किस तरह से एफआईआर पे महिला को तलब किया? माननीय उच्च न्यायालय में एफआईआर को चुनौती देते हुए अपनी तरफ की बात रखी कि धारा 69 बीएनएस की कोई भी एलिगेशंस नहीं बनते हैं। उच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा कि 5 साल से लगातार अगर रिलेशनशिप में हैं
तो ये नहीं माना जा सकता कि लगातार 5 साल तक किसी तरीके का डिसेप्शन हुआ। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने सभी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। नो कोअर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द पिटिशनर, इस प्रकार का आदेश पारित किया। साथ ही साथ न्यायालय ने पीड़िता को बुलाया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। जवाब दाखिल करने के पश्चात न्यायालय निर्णय ले सकती है कि ये एफआईआर बनी रहनी चाहिए या इसे निरस्त कर देना चाहिए। ये भी एसडीआर की तरफ से कहा जा रहा था कि उनका पैसा उन्होंने अपना मांगा था, उसको लेकर उनके ऊपर ये एलिगेशन लगे। इसके बारे में तो मैं बहुत नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सही है कि यश दयाल से वो समय समय पर पैसे लेते रहे। इस पर भी चर्चा आई क्योंकि एफआईआर में एलिगेशंस हैं कि पैसे दे करके अपने ऊपर निर्भर कर लिया, जिसको न्यायालय के समक्ष रखा गया और बताया ये एविडेंसेस वो स्वयं मांगती थी और मांगने के दौरान उनको यश दयाल ने कभी पैसों से हेल्प भी किया और अब वो ऐसा कर रही है। इस कोर्ट में थी और कोर्ट नंबर 43 जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की लीडिंग बेंच थी। ये डिवीजन बेंच के सामने ये मामला गया था और न्यायालय ने इसे स्टे कर दिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण प्रयागराज में पिछले कुछ दिन से तेजी बढ़ रहे गंगा यमुना के जलस्तर से पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। आज सुबह से गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 81.66 मीटर दर्ज किया गया, वहीं छतनाग में गंगा का जलस्तर 80.51 मीटर रिकॉर्ड किया गया। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण आज दिन में मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं घाट पर रहने वाले लोग अब पीछे की ओर आ गए हैं तो संगम के साथ अन्य घाटों पर भी बाढ़ जैसी स्थिति है। कछारी इलाकों में रहने वाले लोगों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। देखिए, आज जिस दिन का पूरे साल भर से हम सभी को इंतजार रहता है वो दिन आज का है। देखिए, वैसे तो इस समय पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में अभी विपदा और बाढ़ें आ रही हैं, लेकिन यही बाढ़ का एक रूप संकट मोचन श्री बड़े हनुमान जी महाराज प्रयागराज में उत्सव का रूप लेता है। आज आप सभी देख रहे हैं कि प्रयाग इस पवित्र धरा में स्वयं वरुण देवता भी प्रसन्न है। साथ ही साथ माँ भगवती गंगा, जो आज मंगलवार का दिन चयनित किया हमारे हनुमान जी महाराज के लिए, उस दिन हनुमान जी महाराज शयन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ प्रयागराज में, प्रयागराज की मठ बागम्बरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर की और भक्तों की हमारी यह परंपरा रहती है कि इस परंपरा में हनुमान जी महाराज को जब भी गंगा मैया नहलाने आती है, हम सभी दूध, दही, घी, अष्टगंध, शक्कर, कुमकुम इत्यादि 16उपचार से भगवती का अभिषेक करते हैं। माता को पुकारते हैं कि माता पधारें, अपने पुत्र को स्नान कराएं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ गंगा मैया के साथ साथ वरुण देवता भी प्रसन्न हो रखे हैं। तो ये यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का आरती से, डमरूनाद से उनका स्वागत किया जाता है, उनको शयन में भेजा जाता है। आज के दिन की विशेषता यह रहती है कि भगवती त्रिवेणी जो अपने पुत्र को स्नान कराते, कहते हैं कि जिस साल हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। तो यह है, इसलिए हम यहाँ उत्सव के रूप मनाते हैं, जहाँ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस इत्यादि स्तोत्रों से, रचनाओं से, गंगा सूत्र से भगवती का, हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित जीचे स्कूल के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब कार में एक सांप को देखा गया, जिसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। मौके पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू किया और लोगों को बताया कि ये सांप जहरीला नहीं होता है, बरसात में अक्सर निकल आता है। फिलहाल इसको रेस्क्यू कर लिया गया है और इसको अब ले जाकर जंगल में रिलीज़ कर दिया जाएगा। बता दें, जहां कार के पास ये सांप देखा गया था और लोगों में दहशत हो गई थी, जिसकी तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। वहीं वन विभाग की मौके पहुंची टीम ने इस सांप को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए। कौन सा सांप निकला है, कैसे इसको रेस्क्यू किया आपने? ये हमें अभी वन विभाग में था, मेरे पास कॉल आया। मेरा नाम राजू हौसला है और मैं बचपन से ये सांप को मेरी आदत है पकड़ने का। कहीं पर मेरे पास कॉल आता है तुरंत पहुंच जाते हैं। इसका नाम है होलस्टेन और जहरीला नहीं होता, बहुत सिंपल है। बारिश से, पानी से निकलकर कार में, घर में, कहीं भी चढ़ जाता है, मंदिर में कहीं भी घुस जाता है। तो हमने, मेरे पास कॉल आया, तुरंत ही पहुंचे, यहाँ पर आए तो देखे कार में बैठा था। फिर कार को घुमा के उधर ले गए तो उसी में बैठा था, तो धीरे से उतर रहा था। तो हमने इसको खटखुट किया तो धीरे से नीचे उतर रहा था, तो हमने तुरंत से इसको रेस्क्यू कर लिया। तो कहाँ ले जाए? अब इसको ले जाएंगे जंगल में और रिलीज कर देंगे।
बारिश में यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं ये साइंस फैकल्टी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने की रोड है, जहाँ पर जल भराव हो गया है और ऐसे में छात्रों को भी यहाँ से आने जाने में परेशानी होती है और आम जनता को भी। मगर जल भराव के कारण सड़कों पर लबालब तालाब बना दिखाई दिया और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और साइड में जो दुकानें होती हैं उनको भी समस्या होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का सड़क पर जल भराव है और हल्की सी बारिश के बाद अब सड़कों पर जल भराव हो रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।